26 नवंबर 2005 की रात लगभग 2 बजे की घटना है जब गुजरात और राजस्थान की पुलिस की संयुक्त टीम ने अहमदाबाद जिले में एक गैंगस्टर को मार गिराया। उस गैंगस्टर का नाम सोहराबुद्दीन शेख था। गुजरात पुलिस ने उस समय दावा किया कि सोहराबुद्दीन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक खतरनाक आतंकी था जो आईएसआई के साथ मिलकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहा था। लेकिन बाद में मामला तब पलट गया जब दिव्य भास्कर के पत्रकार प्रशांत दयाल के साथ शराब पीते समय कुछ पुलिस अधिकारियों ने डींगे मारते हुए कई ऐसे राज खोल दिए जिससे पूरे केस की परतें खुलने लगी। बाद में जब सीबीआई ने जांच की तो पाया कि सोहराबुद्दीन कोई आतंकी नहीं था बल्कि एक लोकल गैंगस्टर था। जांच में यह भी सामने आया है कि उसके गैंग का इस्तेमाल अमित शाह और आईपीएस अधिकारी डीजी बंजारा जैसे लोग राजस्थान के मार्बल कारोबारियों और गुजरात के बड़े बिजनेसमैन से वसूली करने के लिए करते थे। बाद में एक साजिश रचकर सोहराबुद्दीन की हत्या कर दी गई। उसे क्यों मारा गया, यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब धीरे धीरे सामने आता है। इस केस में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा खुलासा सोहराबुद्दीन के साथी और सीबीआई गवाह आजम खान ने किया। आजम खान ने मुंबई की ट्रायल कोर्ट में बयान दिया कि सोहराबुद्दीन ने गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता हरेन पांड्या की हत्या की थी और यह काम डीजी बंजारा के कहने पर किया गया था। लेकिन डीजी बंजारा ने यह आदेश किसके कहने पर दिया, यह अपने आप में बड़ा सवाल बन गया। हरेन पांड्या को भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी का राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता था। जब मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने तभी से दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। हरेन पांड्या ने गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान भी दिया था और कुछ ही महीनों बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी हत्या हो गई। बाद में सोहराबुद्दीन को भी कथित फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया और उसे आतंकी बताया गया और इसके 3 दिन बाद उसकी पत्नी कौसरबी को भी पुलिस द्वारा मार दिया गया और कुछ समय बाद इस केस के आखिरी गवाह तुलसीराम प्रजापति को भी पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। मामला इतना बड़ा था कि जब यह केस सीबीआई कोर्ट में पहुंचा तो इसकी सुनवाई कर रहे जज जस्टिस लोया की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एक नेता की हत्या से शुरू हुआ यह मामला गवाहों, गैंगस्टरों और अंत में जज की मौत तक पहुंच गया। इस पूरे एपिसोड में हम सोहराबुद्दीन के इतिहास को समझेंगे, कैसे उसके नाम का इस्तेमाल बड़े बिजनेसमैन में डर फैलाने, वसूली करने और राजनीतिक दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया गया और बाद में उसे ही आतंकी घोषित करके खत्म कर दिया गया। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आज हम जानेंगे कि आखिर सोहराबुद्दीन को क्यों मारा गया और इसमें किसका हाथ था। यह समझने के लिए कि सोहराबुद्दीन आतंकी था या पुलिस और नेताओं का इस्तेमाल किया गया व्यक्ति, हमें सीबीआई चार्जशीट देखनी होगी। चार्जशीट के अनुसार सोहराबुद्दीन अमित शाह के नेटवर्क का हिस्सा था। अमित शाह अधिकारियों को निर्देश देते थे, अधिकारी सोहराबुद्दीन को निर्देश देते थे और सोहराबुद्दीन जमीन पर काम करता था। इसके बदले बड़े व्यापारियों से पैसे वसूले जाते थे। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कहानी बनाई कि राजस्थान पुलिस से सूचना मिली थी कि सोहराबुद्दीन लश्कर और आईएसआई के इशारे पर मोदी की हत्या करने की योजना बना रहा था। पुलिस ने दावा किया कि अहमदाबाद के विशाला सर्किल के पास उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने उसे मार दिया। लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच में अलग कहानी सामने आई। 23 जुलाई 2010 की चार्जशीट में सीबीआई ने दावा किया कि अमित शाह पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर फिरौती रैकेट चलाते थे और सोहराबुद्दीन का इस्तेमाल किया जाता था। शाह मुख्य संचालक थे जबकि डीजी बंजारा और अभय चुडासमा मध्य भूमिका में थे। चार्जशीट में पॉपुलर बिल्डर्स फायरिंग केस का भी जिक्र है। 8 दिसंबर 2004 को सोहराबुद्दीन के लोगों जो सिल्विस्टर और तुलसी प्रजापति ने विल्डर भाइयों के ऑफिस पर फायरिंग की थी। सीबीआई के अनुसार यह मामला अमित शाह के निर्देश पर हुआ था। अभय चुडासमा 2001 से सोहराबुद्दीन के संपर्क में थे और उन्होंने ही उसे यह काम सौंपा था। सोहराबुद्दीन ने इसे सामान्य टास्क समझकर अपने लोगों को भेज दिया, लेकिन असल में यह जाल उसे खत्म करने के लिए बिछाया गया था। इसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, हरेन पांड्या हत्या केस को दबाना और दूसरा, राजस्थान मार्बल व्यापारियों की नाराजगी। सीबीआई के अनुसार सोहराबुद्दीन 2002 के तुलसी प्रजापति के साथ मिलकर वसूली कर रहा था 2002 से और 2004 तक उसका गैंग राजस्थान के कई जिलों में सक्रिय हो गया। वहां मार्बल का बड़ा कारोबार होता था और उसी दौरान हामिद लाला गैंग भी वहां पर सक्रिय था जो सुरक्षा के नाम पर वसूली करता था। बाद में सोहराबुद्दीन ने उन गैंगों को खत्म कर दिया और खुद वसूली करने लगा। राजनीतिक संरक्षण के कारण उसकी ताकत बढ़ गई और उसने अपने आकाओं की भी परवाह कम कर दी।
उनका कहना मानना छोड़ दिया। इससे मार्बल व्यापारियों में नाराजगी बढ़ी। बाद में उसने आरके मार्बल्स मालिकों को भी धमकी दे दी। इसके बाद व्यापारियों ने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल किया। सीबीआई के अनुसार विमल पाटनी ने राजस्थान के गृह मंत्री से संपर्क किया, जिन्होंने अमित शाह से बात की और फिर डीजी बंजारा को एनकाउंटर का संकेत मिला। सोहराबुद्दीन के खिलाफ केस बनाने के लिए पॉपुलर बिल्डर्स हमला कराया गया ताकि बाद में उसे खत्म करने का आधार बन सके। पॉपुलर बिल्डर्स मालिक रमन पटेल ने बयान दिया कि उनसे जबरन बयान दिलवाने की कोशिश की गई और पैसे भी मांगे गए। उन्होंने कहा कि उनसे करोड़ों रुपए वसूले गए। सीबीआई के अनुसार सोहराबुद्दीन फिरौती नेटवर्क का हिस्सा था और बाद में उसे गैर कानूनी तरीके से खत्म कर दिया गया। 2018 में गवाह आजम खान ने कहा कि सोहराबुद्दीन को हरेन पांड्या हत्या के लिए पैसे मिले थे और इसके बाद केस दोबारा जांच की मांग उठी, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल खारिज कर दी। और इससे पहले 2011 में डीएनए वेबसाइट ने दावा किया था कि तुलसी प्रजापति का इस्तेमाल हरेन पांड्या हत्या में किया गया था। पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट ने भी कहा था कि जेल में असगर अली ने उन्हें यही बताया था। संजीव भट्ट के अनुसार उन्होंने अमित शाह को यह जानकारी दी, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर हो गया। बाद में संजीव भट्ट खुद भी जेल में रहे। हरेन पांड्या के पिता ने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए और जांच की मांग की, लेकिन अदालत ने सबूतों की कमी बताकर याचिका खारिज कर दी। सवाल यह उठता है कि हाई प्रोफाइल मामलों में सबूत जुटाना कितना कठिन होता है जब आदेश कई स्तरों से होकर गुजरता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मामलों में स्वतंत्र जांच हो। अगले एपिसोड में हम हरेन पांड्या के केस की गहराई में जाएंगे और यह सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि हरेन पांड्या की हत्या किसने की, क्यों की और आखिर इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसके आगे का पार्ट हम आपके बीच में लाएंगे। उसके लिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए कमेंट में, ताकि हमें मनोबल मिल सके और हम ये जान सके कि हाँ, आपको ये एपिसोड पसंद आया है। फिलहाल आपकी क्या राय है? हरेन पांड्या को किसने मरवाया था? क्या था उसके पीछे? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।